हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे एकेटीयू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 1, 2, 3, 4, 5। उसके अलावा मैं ये बताऊंगा कौन सी यूनिट है इंपॉर्टेंट जिसका आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं। उसके अलावा आप उसको अगर पढ़ लेते हैं और आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं तब भी आप पास हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज कौन कौन से हैं, इस वीडियो में कंप्लीट आपको नॉलेज मिल जाएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपडेट। देखिए गाइस, मैं आपको यूनिट वाइज बताऊंगा। अगर आप सिर्फ देख के समझेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ यूनिट वाइज, फिर मैं आपको जो है इस इंड में यानी कि आखिर में लास्ट में बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले आप यूनिट वाइज देखिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का नाम है, इसका कोड है KEE101T, KEE101T, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, या फिर KEE201T सेम है। उसके अलावा बात करते हैं यूनिट 1 में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार पहले रिपीट बता दूं आपको कि अगर आप सिर्फ यही क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तब भी आप मान के चलिए आपका कम से कम 70 to 80% तो आपको आना है। 65% से कम, 60 बहुत कम अगर आएगा तब भी 60% से कम तो नहीं आना चाहिए। और वैसे एवरेज जो हमारा है 70 to 75% है, और मैक्सिमम अगर बात करें तो 85 से 90 तक भी आप जा सकते हैं अगर आप ये पढ़ लेते हैं हमारे बताए हुए क्वेश्चन। तो देखिए यूनिट 1 की बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव एंड, अब देखिए कुछ लोगों को डाउट हो कि सर आप इतना लेंथी क्यों है। अगर मैं चाहूँ मैं आपको शॉर्ट में बता सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें चाहते हैं जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो अभी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं, वो इतना हम उनको बता दें कि वो अगर टॉप नहीं कर सकें तब भी उनका 7 कम से कम CGPA बन जावे, 7 या GPA या YGPA उनका बन जावे, और उनकी कोई बैक वगैरह की समस्या न रहे। तो इसलिए हम चाहते, वरना हम चाहे तो एक यूनिट में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बता के भी हम वीडियो खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ और आप जो है हमारे अगर सब्सक्राइबर है तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। तो देखिए बात करते हैं यूनिट 1 में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में अगर हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो देखिए पहला आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, ये आपको पढ़ना है। उसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ, अब देखो मैं कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखो एग्जाम में कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, और भी फर्स्ट यूनिट से कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वाइज। उसके अलावा दूसरा जो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन सकता है, कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियरिटी एंड लीनियर नेटवर्क। अब देखो यूनिट फर्स्ट में हमने 2 कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिया है। एक हो गया एक्टिव एंड पैसिव वाइज, दूसरा हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियरिटी एंड लीनियर नेटवर्क। इन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आने के, इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। हो सकता है आपसे एक लॉन्ग में भी दे दे और एक शॉर्ट में, यानी 2 क्वेश्चन भी बन सकता है। अगर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है इसमें से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का डिफरेंट करिए, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट का आप क्या करिए डिफरेंस बताइए, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, ये भी पूछ सकता है आपसे। उसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियरिटी एंड लीनियर नेटवर्क का भी आपका कंपैरिजन पूछ सकता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट कंपेयर टू कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियरिटी एंड लीनियर नेटवर्क। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपसे 2 से 3 तरह के क्वेश्चन इससे इन दोनों से बन सकते हैं। तो एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, उसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियरिटी एंड लीनियर नेटवर्क, दोनों आपको अच्छे से रिमेंबर करना है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनइलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट। अनइलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट ये भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का भी आपसे अगर इस तरीके से, इसका सिर्फ अनइलेटरल क्या होता है इस तरीके पूछ सकता है, बाइलेटरल क्या होता है, 2 मार्क्स से क्वेश्चन दे सकता है फिर लॉन्ग में। तो अनइलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट्स। उसके अलावा अगर बात करें, अब देखो मैंने यहाँ पे एक चीज और लिखा है, एनी वन थ्योरम। मैंने थ्योरम यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन एक थ्योरम आने के चांस, जो कि 3 से 4 थ्योरम है, जो भी आपको लगे उसमें से आप 2 थ्योरम अच्छे से आप एक्सप्लेन कर लो, अच्छे से रिमेंबर कर लो, अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर लो। तो दोनों थ्योरम में से कोई ना कोई एक आ सकता है। अब आप थ्योरम को चाहें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो थ्योरम वाले क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि अगर लॉन्ग में क्वेश्चन देगा तो और कभी ऑप्शन रहेगा, यानी अगर आप थ्योरम नहीं भी पढ़ोगे तब भी आपका चल जाएगा। उसकी जगह पे कोई ना कोई दूसरा क्वेश्चन दे सकता है जो कि इसी में से आने के चांस जो मैंने बताया है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो थ्योरम वाला क्वेश्चन एक कम से कम तो देख ही लेना, ठीक है, और कोशिश करना 2 देख लेना थोड़ा थोड़ा, ताकि आपसे अगर जो भी आप देखें उसमें से कोई ना क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद बात करते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में अगर हम बात करें तो एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज AC सर्किट्स। क्या है एनालिसिस ऑफ, देखो मैंने यूनिट 2 में कुछ ज़्यादा ही लेंथी यूनिट है, जैसे ये यूनिट 2 कुछ लेंथी है, तो इसलिए मैंने इसमें से थोड़ा ज़्यादा लिया। हालांकि वो ज़्यादा तो नहीं लिया है, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि देखो
मैं आपको एक बार बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि सर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ले रहे हैं। तो देखो सेक्शन ए में आपके कम से कम 10 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। अब सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन भी अगर हम मान लेते हैं। और सेक्शन सी में आपके अगर बात करें तो 4 क्वेश्चन यानी कि 8 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं, 8 से 9 क्वेश्चन। तो आप इसमें जोड़ लीजिए 8 5 13 10 23, नियर अबाउट 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर आपके 25 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपको जिसमें से 13 से 14 करने होते हैं, तो आप 25 क्वेश्चन आपके अगर एग्जाम में आ जाए तो कम से कम आपको 50 तो पढ़ना ही चाहिए। यानी अगर आप 25 क्वेश्चन करना चाहते तो उसके लिए कम से कम आपको 50 क्वेश्चन तो पढ़ना ही होगा, जिसके आने की 50% चांसेस। यानी अगर आप 2 क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसमें से एक क्वेश्चन के आने की 50%, यानी दोनों क्वेश्चन के आने की 50% आने की चांसेस होती हैं। तो इसलिए आपको 25 क्वेश्चन जो एग्जाम में आ जाए तो उसके लिए 50 क्वेश्चन तो पढ़ना। हाँ, अगर आप 25 पढ़ के जाए, 25 ही आ जाए तो फिर बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए जो मैं बता रहा हूँ उसमें से कम 50% आने की चांसेस होती है। बल्कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैं बताता हूँ 70 to 90% उनके चांसेस होते हैं आने की, जैसे कि कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन। अब बात करते हैं यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 का क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, देख लेना अच्छे से। एनालिसिस ऑफ सिंगल फेस एसी सर्किट्स कंसिस्टिंग ऑफ RLC कॉम्बिनेशन, यानी इसका कॉम्बिनेशन देख लेना, आर का, यल का, सी का, RLC। अब देखो भाई, इस तरीके से 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आप चाहो तो RLC का ही केवल देख सकते हो, RC का या RL का देख सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन है, अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी टाइम है, मुझे भी पता है, और आपको सीरीज और पैरेलल ये दोनों चीज़ें ध्यान में रख के देखना है, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हो गया क्या, एनालिसिस ऑफ सिंगल फेस एसी सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ RLC कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद जो इसमें से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है यूनिट 2 में, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस इन सीरीज। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस एंड सीरीज एंड पैरेलल सर्किट? क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, सीरीज का और पैरेलल सीरीज का, दोनों का क्या कॉन्सेप्ट आपसे पूछ सकता है। तो ये अभी आपको देखना है। उसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव पावर, जो कि पहले ही मैं कवर कर चुका हूँ यूनिट 2 में, लेकिन आपको इसको भी देखना। देखिए पावर फैक्टर का इसमें से भी एक जो है टॉपिक से है, तो आप वो भी देख सकते हो। पावर फैक्टर से 2 क्वेश्चन है, एक तो पावर फैक्टर ही पूछ सकता है, पावर फैक्टर से एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो भी आप देख लेना, उसमें दिया गया है। उसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव पावर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो मैंने बताया, ये तो RLC वाला, इसमें से जो कि है, जैसे कि RLC है, RL है, R है, L है, C है। तो इसमें से कम 1-2 क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, लॉन्ग में और एक शॉर्ट में। उसके अलावा ये भी पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट वाला भी और एक्टिव एंड पैसिव वाला। लेकिन ये एनालिसिस ऑफ RLC वाला जरूर आपसे पूछेगा, सीरीज पैरेलल दोनों चीज़ें, दोनों ही आपको एक बार रिविजन कर लेना, देख लेना अच्छे से। अब देखो, जैसे मैंने कहा था कि यूनिट 2 लॉन्ग है, लेकिन यूनिट 3 बहुत मैंने शॉर्ट में लिया है। तो यूनिट 3 में अगर बात करें तो यूनिट 3 में कुछ ज़्यादा आने की चांसेस नहीं, कुछ ज़्यादा है तो इम्पोर्टेंट, लेकिन सिलेबस थोड़ा शॉर्ट है इसका। तो आपको ऑटो ट्रांसफार्मर एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर, क्या है ऑटो ट्रांसफार्मर एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर कॉम्बिनेशन, यानी आपको कनेक्शन, यानी ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसके अलावा और 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन का पूरा स्ट्रक्चर आपको देख लेना है कि कैसे क्या होता है, उसमें सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखना है। उसके अलावा आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर से हमने 3 क्वेश्चन लिया है, एक तो ऑटो ट्रांसफार्मर, दूसरा होगा 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन, और तीसरा हो गया आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। अब देखो, तीनों से कोई ना कोई जरूर पूछेगा। तो आपको ऑटो ट्रांसफार्मर, इसका स्ट्रक्चर भी देख लेना है, 3 फेज ट्रांसफार्मर, उसका स्ट्रक्चर, कनेक्शन का भी स्ट्रक्चर क्या होता है देख लेना है, फिगर वगैरह डायग्राम वगैरह बना लेना है। उसके अलावा आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर दोनों ये भी देखना है, आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या होता है। उसके अलावा इसका जो है आपको दोनों का कंपेरिजन, यानी कि दोनों का डिफरेंस भी देख लेना है, कि दोनों का डिफरेंस भी पूछ सकता है आपसे। आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या होता है, दोनों का डिफरेंस और कंपेरिजन ये भी देख लेना है। और बात करते हैं यूनिट 4 में। अब मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, आपका यूनिट 3 और यूनिट 5, अभी 5 पहले 4 देख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ 5 में। ठीक है, यूनिट 4 में अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ
डीसी मोटर, यानी डीसी मोटर के टाइप कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं डीसी मोटर, तो आपको टाइप्स ऑफ डीसी मोटर ये भी देख लेना है। और साथ में थ्री फेज इंडक्शन मोटर, यानी इंडक्शन मोटर का थ्री फेज ये भी आपको एक बार देख लेना है। उसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर और ईएमएफ इक्वेशन, जिसे हम विद्युत वाहक बल भी कहते हैं, ईएमएफ इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ये भी देखना है। क्या प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। और प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटर एंड सिंक्रोनस मोटर, प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटर एंड सिंक्रोनस। अब देखो मोटर से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछेगा। उसके अलावा डीसी मोटर और थ्री फेज मोटर, इंडक्शन मोटर ये इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ डीसी मोटर क्या होता है और थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर ये भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट एक बार देख लेना आने के चांसेस है। ईएमएफ इक्वेशन आप एक बार देख सकते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, और प्रिंसिपल ऑफ यानी इसका थ्री फेज का और इसका सिंगल फेज का जो है सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है। उसके अलावा आपको प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटर एंड सिंक्रोनस मोटर ये भी देख लेना। अब देखो ये यूनिट 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिट 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। तो यूनिट 5 बताने के बाद मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके आने के चांसेस हैं। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि यूनिट 5 इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको यूनिट 5 अच्छे से देखना है, कवर करना है, ठीक है। तो यूनिट 5 अगर हम स्टार्ट करें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पे बनता है, देखो एसएफयू, एमसीबी, ठीक है। उसके अलावा ईएलसीबी, एमसीसीबी। अगर आपने अपने घर में कुछ वायरिंग वगैरह का काम किया है या करवा रहे हैं तो आपने शायद ये सब नाम सुना होगा, एमसीबी सुना होगा, एमसीसीबी सुना होगा, ये सब सारी चीज़ें तो सुना ही होगा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम बात करते हैं एसएफयू यानी कि स्विच फेस यूनिट। अब देखो एसएफयू यानी कि स्विच फेस यूनिट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको कम से कम इसको तो अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है, क्योंकि एसएफयू और एमसीबी, ईएलसीबी, एमसीसीबी इन तीनों से कोई ना कोई क्वेश्चन आने के जरूर चांसेस है, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से इसको रिमेंबर करके जाना है। और अगर बात करें कि एसएफयू स्विच फेस यूनिट, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, उसके अलावा ईएलसीबी अर्थ क्या होता है, ईएलसीबी अर्थ लिखे सर्किट ब्रेकर। अब देखो एमसीसीबी क्या होता है आपका मोल्डेड केस सर्किट, क्या होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। अब देखो इसमें से आपने जैसे कि एमसीबी आपने सुना होगा कि कई घर की कहीं मान लीजिए आप कनेक्शन को वायरिंग करवा रहे हैं तो उससे ये होता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, या आपने कम से कम पढ़ा नहीं तो इस्तेमाल तो किया होगा, यूज़ तो किया होगा, या आप कम से कम वायरिंग वगैरह करवाएं तो अब घर में ऐसा हुआ होगा कि उसमें क्या होता है ना कि एमसीबी अगर हम बात करें तो एमसीबी में ऐसा होता है कि मान लीजिए आपके घर में 3 से 4 रूम है या फिर 3 से 4 डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, जैसे कि रूम, किचन वगैरह जो भी है। तो एमसीबी का यूज़ यहाँ पे होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी किचन है, ठीक है, किचन में आपकी फ्रीज है, एसी है, गीज़र है और मोटर है, सारी चीज़ें लगी हुई हैं। उसके अलावा आपके घर में 2 अलग अलग कमरे हैं, कमरे में अलग फ़ैन है, लाइट है, प्रेस है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उन सब का कनेक्शन जो होता है एमसीबी में, अगर कहीं कुछ फॉल्ट होता है तो उससे होता है कि आपकी एमसीबी जो होती है वो लाइट ऑटोमेटिक कट जाती है, यानी आपका कहने का मतलब ये है कि आपका नुकसान नहीं होगा या फिर उससे उतना ज़्यादा नुकसान होने का डेंजरस खतरा नहीं रहता है जो डायरेक्ट लाइट रहती है, ठीक है। तो एमसीबी में ये होता है अगर कहीं कुछ फॉल्ट होता है तो आपकी डायरेक्ट जो एमसीबी होती है गिर जाती है, जिससे तो आप समझ गए होंगे, इसको समझिए। अगर आपका एमसीबी कहीं भी घर पे लगा उसका मतलब ये होता है कि आपका कहीं भी कुछ फॉल्ट होता है तो एमसीबी डायरेक्ट गिर जाती है, जिससे आपका सारा लाइट जो जिस डिपार्टमेंट में आपने जिस एमसीबी को लगाया उसका पूरा लाइट कट जाता है और आपका कोई खतरा होने से बच जाता है। इस तरीके से जब सीसीबी का भी यूज़ होता है तो आप इसको देख सकते हैं, थोड़ा आप देख लीजिएगा थोड़ा डिटेल्स में कि एसएफयू क्या होता है, एमसीबी या ईएलसीबी और एमसीसीबी चारों का आपको अच्छे से एक बार रिमेंबर कर लेना। उसके बाद बात करते हैं यूनिट 5 में जो टाइप्स ऑफ वायर्स, यानी कितने प्रकार के वायर होते हैं, कितने प्रकार के केबल होते हैं, कितने प्रकार की बैटरीज होती हैं। टाइप्स ऑफ वायर्स, टाइप्स ऑफ केबल, टाइप्स ऑफ बैटरीज, जैसे कि सारे वायर्स केबल तीनों टाइप्स में से बैटरी, केबल, वायर्स तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछेगा और इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है, इजी भी है, आप पढ़ सकते हैं आराम से। इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है, महत्वता क्या होती है, तो आपको ये भी देखना है। तो आपको 5 यूनिट्स जो मैंने बताया सब कुछ आपको देखना है। 5 यूनिट में से कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, बल्कि आप चाहें तो इंपॉर्टेंस से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और बढ़ा सकते हैं, उसमें एक दिया गया है वहाँ पे भी, तो 1-2 क्वेश्चन आप चाहो तो उसको बढ़ा सकते हो। तो 5 यूनिट है आपको पढ़ना है ये पूरा। उसके बाद बात करते हैं जो अदर इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो मैंने बताया अभी तक उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट और है, तो उसमें से क्या है, तो अगर बात करते हैं अदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अगर यूनिट की बात करें, यूनिट 1 आपको पढ़ना है पूरा, यूनिट 3, यूनिट 5, तीनों यूनिट्स में से कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आप चौथी और उसके अलावा तीसरी दूसरी चौथी में से चाहो तो कुछ एक दो क्वेश्चन छोड़ सकते हो, बट पहली तीसरी पांचवी में से कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। बात करते हैं तो अदर इंपॉर्टेंट, उसके अलावा आपको 3 से 4 क्वेश्चन मैंने और नोट आउट किया है। तो अदर इंपॉर्टेंट में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने नोट आउट किया यहाँ पे कि कॉन्सेप्ट ऑफ KVL और KCL, कॉन्सेप्ट ऑफ KVL KCL और एंड नेटवर्क थ्योरम, क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ KVL और KCL एंड नेटवर्क थ्योरम इन सॉल्विंग डीसी सर्किट, ये आपको देख लेना है। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ऑफ द कंपोनेंट, क्या है, डिस्क्राइब ऑफ द कंपोनेंट ऑफ लो वोल्टेज, डिस्क्राइब ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड परफॉर्म एलिमेंट्री कैलकुलेशन फॉर एनर्जी कंजप्शन। अब आप देखें, अगर आपके पास टाइम बचता है तभी आपको पढ़ना है, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं। और हाँ, ये जो मैंने दोनों क्वेश्चन बताया, अगर आएगा तो 10 मार्क्स का आएगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो 20 मार्क्स आप पढ़ के जाएंगे, तो हो सकता है कम से कम कॉन्सेप्ट वाला या फिर ये वाला क्वेश्चन दोनों में से कोई ना कोई एक आ सकता है। दोनों भी आने के चांसेस हैं। अगर आपका आएगा तो लॉन्ग में आएगा, सेक्शन सी में या सेक्शन बी में आएगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ KVL KCL एंड नेटवर्क थ्योरम इन सॉल्विंग डीसी मोटर, ये आपको देखना ही देखना है। उसके बाद दूसरा, डिस्क्राइब ऑफ द कंपोनेंट ऑफ लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड परफॉर्म एलिमेंट्री कैलकुलेशन फॉर एनर्जी कंजप्शन, ये आपको देख लेना है। अब मैंने जो भी बताया आपको, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अलावा जो अदर सब्जेक्ट हैं, अगर आपको वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं। और मैं अभी हो सकता है एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। कल मैंने बोला था इसको बनाने को, तो कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि मुझे नींद आ गई थी, सो गया था वीडियो बनाते। तो इसलिए एक क्वेश्चन, एक जो है तो मैथ की या पाइथन की या फिर जो आप लोग कमेंट करेंगे ज़्यादा, उसी सब्जेक्ट की हम वीडियो अपलोड कर देंगे जो आप बताएंगे। यानी जिस सब्जेक्ट का ज़्यादा कमेंट आएगा उसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोज़ अभी अपलोड होगी। तो ये वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम वगैरह पे भी आप हमसे कोई भी डाउट वहाँ पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और ऑलरेडी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड कर रखी है, हाउ टू राइट, हाउ टू प्रिपरेशन, एकेटिव एग्जाम्स, एकेटिव कॉपी, तो आप वहाँ पे जाके प्ले लिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।